Hello everyone, welcome to Heritage Gate Architecture. This is Architect Chanda Sinha and I hope you all are fine. तो कैसे हो सब और असाइनमेंट सॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ और पोस्ट करो जो भी डाउट है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है. हम लोग जो भी टीम है वी आर गोइंग टू हेल्प यू 24/7. ठीक है, चलो. एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद द मेजर टॉपिक दैट इज हाउसिंग. और इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आ जाता है. ठीक है, और 1 से 2 MCQ या MSQ क्वेश्चन आएगा. तो यू कैन सी यहाँ पे 4 से 6 मार्क्स का ये वेटेज वाला टॉपिक है और हर साल क्वेश्चन आता है. ठीक है, एंड हाउसिंग को आज मैं यहाँ पे बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है हाउसिंग का वो करवाऊंगी. ठीक है, और इसके बाद जो हाउसिंग का 2 लेक्चर और आएगा. एक में होगा जो भी पॉलिसीज है, जो भी हाउसिंग से रिलेटेड पॉलिसीज है, जैसे PMAY, फिर JNNURM, ये सारा पॉलिसीज नेक्स्ट वीडियो में होगा. फिर उसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स टॉपिक होंगे, क्योंकि इसमें हर साल न्यूमेरिकल आता है तो उसको एक सेपरेट सेशन उसके लिए बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द हाउसिंग टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, एज आई टोल्ड यू हाउसिंग इज अ वेरी बिग एंड मेजर टॉपिक. तो इसका जितना भी टर्मिनोलॉजीज है उसको पहले क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आता है तो बेसिक टर्म्स में ही लोग फंस जाते हैं कि हाउसिंग नीड क्या है, हाउसिंग डिमांड क्या है. ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अभी सारा टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते हैं. आ जाओ. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द वेरी बेसिक टर्म दैट इज हाउस होल्ड. ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है? ठीक है, हाउस होल्ड अगर इट्स द मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार. ठीक है, तो देखो हाउस होल्ड मतलब लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन. That is group of people staying together and sharing meal together. ठीक है, sharing meal together. तो एक परिवार के लोग who are staying together, okay, and they are sharing their meal together. ठीक है, it means यहाँ पे I am saying कि they are sharing their meal together, it means they are having common kitchen. ठीक है, they are having common kitchen. ठीक है, तो number of kitchen, that is number of kitchen defines your कि कितना नंबर ऑफ हाउस होल्ड है. ठीक है, तो किचन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी हाउस होल्ड. ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि एवरेज फैमिली मेंबर एक हाउस होल्ड में कितने होते हैं, एवरेज फैमिली मेंबर इन अ हाउस होल्ड इज हाउ मच, दैट इज टेकन टू बी 4.5. ठीक है, ये डेटा याद रखो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो सीधा सीधे ये पॉइंट इसको कंसिडर करके वी हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, और ये सीधा एक बार MCQ में भी आ गया था. दैट इट वाज आस्क्ड इन NBCC 2018 क्वेश्चन कि एवरेज फैमिली मेंबर में मतलब कितने होते हैं. सो दैट वाज 4.5. ठीक है, ओके. सो आफ्टर हाउस होल्ड लेट्स कम टू द अनदर टर्म दैट इज योर ड्वेलिंग यूनिट. ड्वेलिंग यूनिट, तो ड्वेलिंग यूनिट क्या होता है? हाउस होल्ड हमने कहा कि वो एक परिवार हो गया, दैट इज अ फैमिली. तो द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द फैमिली इज नोन एज ड्वेलिंग यूनिट. अब वी आर अ फैमिली, तो हमें कोई स्पेस तो चाहिए होगा रहने के लिए ना. सो दैट स्पेस इज रेफर्ड टू एज ड्वेलिंग यूनिट. ठीक है, सो राइट इट्स एक्सप्लेनेशन हियर. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ हाउस होल्ड
by a household for living there. ठीक है, फाइन. तो क्या हो सकता है, ये ड्वेलिंग यूनिट एक पूरा सेपरेट, अगर किसी का सेपरेट घर है तो ये ड्वेलिंग यूनिट एक भी हो सकता है. बट अगर एक अपार्टमेंट की बात करें, सो देयर आर सो मेनी फ्लैट्स इन दिस. ठीक है, तो ये सारा इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट हो गया. ठीक है, तो इट कैन बी सिंगल और इट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो. फाइन. So after household dwelling unit, let's come to the third one, that is your type of housing. ठीक है, type of housing. Okay. So first one is your detached house. ठीक है, detached means बिल्कुल ही separate, detached house. ठीक है, okay. So this is a freestanding residential building. Freestanding residential building. ठीक है, सपोज ये एक प्लॉट है और वहां पर सिर्फ एक ही घर है. ठीक है, सो दिस इज अ डिटैच्ड हाउस. बट अगर यहीं पे अपार्टमेंट होता है या कुछ, तो विल स्टडी की वो डिफरेंट टाइप में आएगा. ठीक है, तो दिस इज अ डिटैच्ड हाउस, एक प्लॉट पे एक ही घर. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेमी डिटैच्ड हाउस. सेमी डिटैच्ड हाउस. In semi-detached house, we see that pair of houses there. Pair of houses built side by side. ठीक है, built side by side as units, and they share a common wall. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, एंड दे शेयर कॉमन वॉल. ठीक है, देखो इसका फिगर कैसा होगा. सपोज देखो ये एक घर हो गया. This is a separate house and this is number one house, this is the second number house. ठीक है, so this is semi detached, means pair of houses. So pair means two houses built side by side, बिल्कुल side by side they are built, and they every one house is considered as a single unit. Fine. And they share a common wall. So this is the common wall between house 1 and house 2. ठीक है, now come to the third one, that is your row housing. ठीक है, row housing, that is your terraced housing. इसको terraced housing भी बोलते हैं. Fine. Okay, so row housing is also known as terraced housing. इसमें क्या होता है कि you have multiple dwelling units. Fine. And they are identical, multiple identical dwelling units in a single row. ठीक है, in a single row. एक ही रो में बहुत सारा ऐसा आइडेंटिकल हाउस रहता है. ठीक है, फाइन. एंड they are separated by a common wall. ठीक है, सपोज ये वाला एक घर है, दिस इज अ हाउस एंड दिस इज द अनदर सेपरेट dwelling unit. So this dwelling unit and this dwelling unit, the second one, is separated by a single wall,
And if we talk about the second number dwelling unit, then it is separated by these two by two wall. So sometimes they are separated by a common wall, or sometimes even two walls also. Okay. So this is your row housing, that is your terraced housing. Fine. Now come to the fourth one. I'm writing here. Fourth one is your apartment. Fine. What is apartment? Apartment is the vertical housing. Fine. जो भी dwelling units है, they are arranged vertically. Fine. देखो इस तरह से. Fine. So all the dwelling units are arranged vertically. तो इसमें क्या होता है कि एक limited amount of space में we are able to provide so many dwelling units, and so many inhabitants can come and they can stay there. Okay, within a limited plot area. Fine. So this is it for the type of housing. Now next we are going to read the classification of housing on the basis of income. Fine. The fourth one is classification of house as per the income group. Income के basis पे कैसे house को classify करते हैं. ठीक है. We know that EWS, LIG, MIG, HIG. EWS is economically weaker section. LIG is low income group. फिर MIG, that is middle income group, and the HIG, that is the high income group. तो उसके according देखो कैसे area allotted है. चलो. After making this table, write here type. Then write your annual income. Now these data are very important. इसको directly you should learn it. मतलब कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना कारपेट एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द EWS और LIG एंड रिस्पेक्टिवली. ठीक है. और फिर यहाँ पर आ जाओ कारपेट एरिया. ठीक है. कारपेट एरिया इन मीटर स्क्वायर. ठीक है. ऑलवेज फोकस ऑन द यूनिट्स. ठीक है. इन मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट इज योर EWS, economically weaker section. So its annual income is up to 3 lakh. मतलब whosoever is earning below 3 lakh or up to 3 lakh, they are under the category of economically weaker section, and the area for housing which is provided to them is how much? Is 30 meter square. Fine. Next is your LIG, that is low income group, and it is 3 to 6 lakh. It means whosoever is earning up to in between 3 to 6 lakh, so they come under the group of LIG, and the carpet area is provided to them is 60 meter square. Fine. Next is your MIG 1 and MIG 2. Now, MIG 1, their income criteria is up to 6 to 12 lakh, and it's 12 to 18 lakhs for MIG 2. And the carpet area, so 2017 से पहले it was 90 and 110. Fine. But after 2017, there was a reformation here, and now it is 120 and 150 meter square respectively. ठीक है. तो अभी प्रेजेंट डेटा याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बट पहले 90 और 110 था. नाउ इट इज इंक्रीज्ड अप टू 120 meter square and 110 to 150 meter square. Fine. Now come to the next, that is HIG. So it is more than 18 lakhs. So if any person who is earning more than 18 lakh, then the house will be provided to him will be HIG, that is
at high income group, and it will be more than 150 meters square. The carpet area which will be provided to him will be more than 150 meters square. Actually इसका real data it was not given. पहले it was given like पहले होता था 150 यहाँ पे 2017 से पहले के डेटा में HIG को 150 मीटर स्क्वायर अलॉट किया जाता था, बट 2017 के बाद देयर वाज अ रिफॉर्मेशन और 150 आपका MIG2 को अलाउ कर दिया, बट HIG का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट इट शुड बी मोर देन 150, बट अगर एग्जाम में आएगा तो ये डेटा आप याद रखना, ठीक है. So this was classification of house as per the income group. Fine. Now come to the next one. That is your slum. Slum क्या होता है? Slum is a group of house which is unfit for human. ठीक है. ना ही उसमें house का proper condition ठीक होता है. All the houses are destroyed type, like dilapidated house. फिर आपका वहाँ पे water. So let's write the definition of slum first. So it is highly populated, ठीक है, urban residential area, ठीक है, urban residential area. So it is highly or you can say heavily populated, ठीक है, और यहाँ this exists in the urban areas, ठीक है, and this is particularly of the residential type. Fine. Then it is unfit for human. Why it is unfit for human stay? Because of the dilapidated houses. Now ये वर्ड का मीनिंग बहुत लोग को समझ में आया. व्हाट इज डिलैपिडेटेड? इट इज डिस्ट्रॉयड, मतलब अच्छे कंडीशन में घर नहीं है, मतलब घर तो है बट इट इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, वो मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड कंडीशन में है, ठीक है. सो डिलैपिडेटेड हाउस एंड या वेंटिलेशन इज नॉट प्रॉपर, वेंटिलेशन सही से नहीं है. फिर योर वाटर सप्लाई, ठीक है, वो भी सही से नहीं है. सैनिटेशन, हाइजीन, मेडिकल हेल्थ, मेडिकल केयर, नथिंग इज इन अ प्रॉपर कंडीशन, जिसकी वजह से इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन स्टे, ठीक है. ओके. हाइजीन वाइज भी इट इज वेरी बैड, ठीक है. सो दिस इज स्लम. सो आफ्टर स्लम वन क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द स्क्वैटर्स ऑल्सो. ओके ओके ओके, आई लेफ्ट वन टॉपिक. देखो, स्लम के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी उसका फिजिकल और जो भी सोशल अपग्रेडेशन था स्लम का, इसके लिए कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज योर स्लम नेटवर्किंग, ठीक है. That is your slum networking. Fine. So this is the concept which work on the physical and social upgradation of slum. Fine. Upgradation of slum, and slums are actually, they are notified or they are recognized by the government. Fine. The state and the local government bodies, they do recognize the slum, ठीक है. And the slum networking, that is the physical and social upgradation of slum. Fine. And this question was asked in 2008. I think in NBCC or in GATE it was asked that what is slum networking. So it means that is the physical and social upgradation of the slum. So after slum, let's come to one
more topic, that is squatter. What is squatter? So squatter में क्या होता है कि सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लेस टू स्टे, सो व्हाट they do, they occupy any private or public area and they stay there illegally without paying any rent or anything, ठीक है. So they are staying illegally and they occupy a particular public or private area, ठीक है. And yeah, they are not at all recognized by the government. Squatters. So write the definition of it. People who unlawfully or illegally occupies a public or a private land. Fine. They are not even paying rent for it. ठीक है. Of course it's occupied, so why will they pay rent? ठीक है. And yeah, they are not recognized by government. They are not recognized by government. And slums, they were recognized by government and the local government bodies. Fine. So after squatter, let's come to the next topic, that is next term, that is your housing need and housing demand. ठीक है. Housing need and housing demand, one of the very important topic, क्योंकि इससे गेट पे ये सीधा डेफिनेशन नहीं पूछेगा गेट, इससे कनेक्ट करके न्यूमेरिकल दे देगा. फाइन. ये आया था इससे न्यूमेरिकल 2007 और 2006 में गेट में. तो हाउसिंग नीड, व्हेनेवर वी से नीड, तो नीड क्या होता है? फूड, शेल्टर एंड होम, ठीक है. अब देखो, सपोज आई एम लिविंग इन अ प्लेस, तो पानी पीना इज माई नीड, वाटर इज माई नीड, बट ड्रिंकिंग मिनरल वाटर इज माई डिमांड, ठीक है. तो आई एम विलिंग टू पे मनी फॉर द मिनरल वाटर, ठीक है. अब देखो इसको कैसे यहाँ पे लगा रहे. तो हाउसिंग नीड मीन्स किसे घर चाहिए? ऑफ कोर्स जो होमलेस हो, जिसके पास घर ही नहीं है, उसके लिए घर एक नीड है, ठीक है. और दूसरा जिसका घर का कंडीशन बहुत खराब है, वी से डिलैपिडेटेड हाउस. तो होमलेस प्लस डिलैपिडेटेड हाउस, ठीक है. तो ये दोनों को हाउसिंग नीड है. फाइन. अब आ जाओ हाउसिंग डिमांड. तो हाउसिंग डिमांड, इसमें भी डिलैपिडेटेड हाउस तो आएगा, बिकॉज वो हाउस तो है पर इट इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, तो डिलैपिडेटेड हाउस इसमें भी आएगा. एंड आई टोल्ड यू, वो एग्जाम्पल कि पानी पीना मेरा नीड है, लेकिन मिनरल वाटर पीना इज माई डिमांड, आई एम विलिंग टू पे फॉर इट. तो जिसको भी हाउसिंग डिमांड है, ठीक है, तो दे होमलेस हु कैन पे. होमलेस तो है बट दे हैव मनी एंड दे कैन पे, ठीक है. सो दिस इज द हाउसिंग डिमांड. ये दोनों बिल्कुल ही याद कर लो. इससे न्यूमेरिकल्स आए हैं, एक बार नहीं 2 बार आए हैं, तो देयर आर चांसेस कि आगे भी पूछेगा, ठीक है. और ऐसे सिंपल नहीं पूछता कि हाउसिंग नीड है तो बताओ कितना होमलेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स लगाना होता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ आई विल टेक द लेक्चर फॉर दिस न्यूमेरिकल सेपरेटली, और ये सारा टर्म्स जब वहां पे यूज होगा, सो कीप एवरीथिंग इन माइंड. वहां पे बहुत इजी हो जाएगा व्हेन वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो हाउसिंग नीड एंड हाउसिंग डिमांड इज क्लियर आई सपोज. तो ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन,
दैट इज योर रेसिडेंशियल डेंसिटी. ओके, नाउ रेसिडेंशियल डेंसिटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मीन्स दैट इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक. जो रेसिडेंशियल डेंसिटी, तो रेसिडेंशियल डेंसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ एरिया में कितना ड्वेलिंग यूनिट्स है. ठीक है, ड्वेलिंग यूनिट्स पर हेक्टेयर, मतलब एकड़ में है या हेक्टेयर में, तो इट डिपेंड्स. तो ऐसे हेक्टेयर ही लेते हैं जनरली. ठीक है, तो रेसिडेंशियल डेंसिटी, सो नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स पर हेक्टेयर. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रॉस. ग्रॉस रेसिडेंशियल डेंसिटी. ग्रॉस रेसिडेंशियल डेंसिटी. ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स. आई एम राइटिंग DU. ठीक है, DU इज ड्वेलिंग यूनिट्स बाय ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया. ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया. फाइन. तो ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया में आपका जो प्लॉट अलॉटेड है पर्टिकुलर हाउसिंग टाइप्स के लिए, तो वो सारे ड्वेलिंग यूनिट्स का प्लॉट्स तो एडेड हो गई, बट ग्रॉस उसके साथ आपका जो भी रोड है, ठीक है, वहां का जो भी आसपास का रोड है, जो पार्क है, जो स्कूल्स है, नेबरिंग स्कूल्स, वो सारे का भी एरिया इसमें ऐड होगा. फाइन. सो दिस इज ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया. ऐसे भी चलो एक एग्जांपल समझो, ग्रॉस और नेट. सपोज इफ आई एम वर्किंग, तो मेरे को एक सैलरी मिली, सो दैट इज माई ग्रॉस सैलरी. बट यहाँ कुछ खर्च किया, कुछ घर के सामानों में खर्च किया, कुछ इधर उधर खर्च करके मेरे पास जो बचा, दैट इज माई नेट सैलरी विच आई एम हैविंग. ठीक है, तो नेट मनी. तो वही चीज यहाँ पर है. ग्रॉस मतलब ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जो एक प्लॉट में सपोज ये सारा ड्वेलिंग यूनिट्स तो अलॉटेड ही है हाउसिंग यूनिट्स के लिए, बट उसके अलावा सपोज यहाँ पे पार्क है, यहाँ पर स्कूल है, ये सारे रोड्स है. ठीक है, तो ये सारे एरिया भी काउंट होंगे एंड दैट टुगेदर विल बी ग्रॉस रेसिडेंशियल एरिया. बट अगर हम लोग नेट रेसिडेंशियल एरिया की बात करेंगे, तो ड्वेलिंग यूनिट्स तो सिर्फ यहीं पर है ना. दीज आर योर ड्वेलिंग यूनिट्स. ठीक है, दीज आर योर ड्वेलिंग यूनिट्स. तो ये हो जाएगा मेरा नेट रेसिडेंशियल एरिया. तो लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर नेट रेसिडेंशियल एरिया. नेट रेसिडेंशियल एरिया. फाइन. So what is the formula for it? Number of dwelling units. Number of dwelling units divided by net residential area. Net residential area. Fine. ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना, बिकॉज आगे जब सेम आई टोल्ड यू क्वेश्चंस कराऊंगी, इससे भी क्वेश्चंस होगा और वहां पर नेट और ग्रॉस में मत फंसना. ठीक है, इसलिए आई एम टेलिंग यू टू लर्न द फॉर्मूला. ठीक है, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर हाउसिंग बैकलॉग. Okay, so now come to the next one, that is housing backlog. तो housing backlog क्या होता है basically कि जो भी house है which is there in the dilapidated condition and not in a proper condition, so that is needed to be replaced immediately. तभी तो नया घर बनेगा. ठीक है, so that is your housing backlog. मतलब वो जो घर को हट जाना चाहिए तुरंत, वो अभी भी है. So that is creating a backlog, right? जैसे आप लोग को भी असाइनमेंट्स मिलता है, सम ऑफ यू सॉल्व इट वेरी वेल, ठीक है, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब जो टाइमली सॉल्व कर रहे हो, बट दोज हु आर क्रिएटिंग बैकलॉग,
सॉल्व करना शुरू कर दो अभी से, वरना लास्ट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो हाउसिंग बैकलॉग, लेट्स राइट द फॉर्म डेफिनेशन हियर। accumulated substandard dwelling unit to be replaced immediately, ठीक है, to be replaced immediately, and this was directly asked in GATE, ठीक है। so this was directly asked in GATE. Now come to the next, that is homelessness. What is homelessness? Homeless, so those people who are not having home, so that condition comes under your homelessness. It means no home. Again, this was asked in GATE 2007, yeah, 2004, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पीपल पर 1000 urban area of population sleeping outside the dwelling unit. It means they are not having any dwelling unit and they are sleeping outside, and so the number of people per 1000 urban area of population sleeping outside the dwelling unit, ठीक है। so this is your homelessness. so ये सब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, तो you should know this. Now come to the next one, that is your occupancy rate, population density, then one more, it's the accommodation density. So first I'm writing here is your, okay, so the next one is your occupancy rate. Now what is occupancy rate? Occupancy means किसी भी एक रूम में या एक घर में कितने ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स वी ऑक्यूपाई अ स्पेस। तो इसका भी एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है ऑक्यूपेंसी रेट, दैट इज नंबर ऑफ पीपल और पर्सन occupying a habitable room. Suppose this is the living room, means this is the habitable जहाँ पे रहा जा सकता है, ठीक है। तो number of people या number of person per habitable room, ठीक है, per habitable room, एक habitable room में कितना person है, that is measured as occupancy rate. Fine. Now come to the next one, that is accommodation density. तो अब accommodation density क्या होता है, देखो ये सारा चीज पूछा हुआ था गेट में, ठीक है, गेट 2000 में। फाइन, ऑक्यूपेंसी रेट। अब आ जाओ accommodation density. So habitable rooms per unit land, ठीक है। तो कितना रूम है एक यूनिट लैंड में, तो रूम्स पर यूनिट लैंड, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ हैबिटेबल रूम्स आर देयर इन अ यूनिट लैंड। तो यूनिट लैंड यहाँ पर जनरली किस में मेजर हो रहा है, हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो रूम यहाँ पर यू कैन राइट हेक्टेयर ऑल्सो, ठीक है, हेक्टेयर। फाइन।
Now come to the next one, that is population density. Population density. देखो हाउसिंग से पहले, हाउसिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। बट ये सारा चीज़ भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सारा चीज़ भी आगे न्यूमेरिकल्स में आएगा। तो अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मीन्स पर्सन पर यूनिट लैंड, पर यूनिट लैंड, फाइन। इट मीन्स एक यूनिट लैंड में कितने पर्सन है, सो दैट इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी, फाइन। चलो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुआ, पर्सन पर यूनिट लैंड, कितने पर्सन एक यूनिट लैंड में प्रेजेंट है, दैट इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ आफ्टर दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज योर एज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। एंड इसके फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, सो दिस वाज आस्क्ड इन गेट, एज डिपेंडेंसी रेशियो, एज डिपेंडेंसी रेशियो। नो दिस वाज नॉट आस्क्ड रिसेंटली, ये बहुत ही पुराना है, लाइक 2000 में कुछ पूछा गया था, बट यू शुड नो इट, यू नेवर नो कि कब क्या रिपीट हो जाए, कब क्या रिलेवेंट चीज पूछ दिया जाए। दैट इज वाई आई ऑलवेज स्पेसिफाई कि दिस इज आस्क्ड इन गेट, क्योंकि देखते हो ना कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यू शुड बी वेल नोन विथ वॉट एवर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो एज डिपेंडेंसी रेशियो देखते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन में 0 से 14 या 15, ओके इट्स 0 से 14 एज के जो लोग हुए प्लस जो 65 अबव हुए, तो वो क्या हो गए, वो डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन बिटवीन द एज 15 टू 64 बिकॉज दिस इज द अर्निंग पॉपुलेशन एज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एज डिपेंडेंसी रेशियो, दैट इज P0 to 14, that is the person or people of the age 0 to 14 plus the people of the age 65 plus, ठीक है। So they are dependent on whom? They are dependent on the people of age 15 to 64, ठीक है, of age, ठीक है। So are they earning anything? No, but this is the earning one. तो earning वाले population पे कितने लोग dependent है is your age dependency ratio, ठीक है। So I'm writing it here that measure of the number of डिपेंडेंट्स, और डिपेंडेंट्स का एज क्या है, एज 0 to 14 and over the age of 65, ठीक है, and over the age of 65 compared with the total population of age 15 to 64, ठीक है। So this is your age dependency ratio and number of people of non-working age. You can also say that the number of people of non-working age compared with the number of people of the working age. So these are, I'm writing it here, non-working and these are working people, ठीक है, fine. Now come to the next one, and the next one is very important, that is your age and sex ratio, sorry, pyramid. Now it has been asked so many times in GATE
like it was asked in GATE 2012, 10, 2008, 2004. So you can understand that this topic is very important. Okay, so write age sex pyramid. देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन जिसमें तुम्हारा जो भी पॉपुलेशन है दैट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, दैट इज दे आर मेल और फीमेल, and accordingly a representation is done. So I'm writing the definition here. So it's a kind of population pyramid. ठीक है, इससे ना ऐसे कुछ कुछ डायग्राम्स वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, दैट इज योर एज एंड सेक्स, दैट इज जेंडर. ठीक है, तो एज इट कैन बी लाइक कुछ भी ले लो, 0 से 15, कभी कभी 5 के भी डिफरेंस में होता है और कभी कभी 10, इट डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन. ठीक है, तो 0 से 15, फिर 15 से 30, ऐसे करके सो ऑन. सो एज वाइज पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया, फिर देखा जाएगा कि पॉपुलेशन मेल है कि फीमेल है. ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो दिस इज योर ओके. नाउ इफ वी सी द टाइप, देखो इससे जब क्वेश्चन आएगा तो समझना कैसे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है. लेट मी टेल यू. सपोज बेस अगर बहुत बड़ा है, उसके बाद ऐसे डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, इफ इट इज गोइंग इन अ डिक्रीजिंग वे एंड द बेस इज वेरी वेरी लार्ज, तो क्या होगा इट. और यहाँ पर अगर पॉपुलेशन मेरा दिया हुआ है 0 से 15, ओके 0 से 15, 15 to 30, फिर 30 to 60, 60 to 90 और 90 to ओके वॉट एवर 90 अबव. तो देखो हर एज वाइज आई डिवाइडेड इट. ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेल लिखा, यहाँ पर फीमेल लिखा. फाइन, ओके. देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एज वाइज ये रिप्रेजेंटेशन किया गया और इसको डिवाइड करके मेल फीमेल किया गया. तो इस रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आ रहा है कि द पीपल और द population of age 0 to 15 and 15 to 30, they are more in number compared to the people of age 90 and above and 60 to 90. It means young population बहुत ज़्यादा है. The young populations are very high in number. तो जब young population बहुत ज़्यादा हो तो उस और जो old population है that is very less in number. So this is known as expanding pyramid. ठीक है, so this is known as expanding pyramid. तो it is showing the positive growth. ठीक है, it is showing positive growth क्योंकि young generation they are very high in number. You can see the youth, the young generation, they are very high in number. So positive growth can be seen here. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्सपैंडिंग. तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सेट होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया, नाउ दे विल आस्क वेदर इट इज शोइंग पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ. सो यू हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग एंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो इट. नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट वन. सपोज दिस इज द सेम age distribution. Now okay, now it is going like this. Fine. So it means that the people here, population here, this is the earning population.
ठीक है, दिस इज द अर्निंग पॉपुलेशन। तो ये क्या होगा, ना इसमें ज़्यादा यंग लोग हैं ना लेकिन जो अर्निंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो तो कम ही है। सो दिस इज इकोनॉमिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, इकोनॉमिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये उस चीज़ का पिरामिड है। अगर यहीं पे एक पिरामिड, इफ आई गिव यू suppose this one, okay, now this one, now you can see the older ones are more than the younger ones। देखो, older ones are more than the younger ones। तो ये एक तरह का क्या है, younger ones कम है, older ones ज़्यादा है। तो it is showing a नेगेटिव ग्रोथ। जब भी यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगा दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन बिकॉज मोर यूथ, मोर यंग पीपल आर देयर, तो दैट लीड्स टू पॉजिटिव। बट यहाँ पर कम है, सो दिस इज अ नेगेटिव ग्रोथ। सो दिस इज अ नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, दे गिव द रिप्रेजेंटेशन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग। फाइन, I think this one is clear. Fine. Okay. Now after this, इसी से related एक word है cohort या cohort, whatever you speak. तो this was asked in GATE 2007 and one more time. Let's ask it too. और फिर DDA में भी आया हुआ है। तो cohort का मतलब क्या होता है, जो भी similar characteristics है उसको एक तरफ करना। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, अब जैसे मैंने लास्ट वाले, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो लास्ट मैंने बताया था ना कि 0 से 15, 15 to 30, तो क्या हुआ था कि जितने भी 0 to 15 है वो सारे एक पॉपुलेशन उसको कंसीडर किया था। सो दैट इज अ टाइप ऑफ कोहर्ट, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जैसे मेल है उसको एक तरफ कर दिया गया, फीमेल है उसको एक तरफ, सो दे हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो दैट इज नोन एज कोहर्ट। नाउ आफ्टर दिस, next one is your site and service scheme। ठीक है, site and service scheme। Now it was asked in GATE 2014 and 2003। ठीक है, 2 बार आ चुका है। क्या है ये बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, दे गिव यू अ प्लॉट। ठीक है, और एक छोटा सा कंक्रीट का हाउस बना करके, मतलब एक छोटा सा हाउस बना करके, दे विल गिव यू वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। बाकी जो उसका ऑक्यूपेंट है फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको और कितने अच्छे से डेवलप करता है, अगर वो if he is capable of doing it। बट एक प्लॉट और प्रॉपर सैनिटेशन और ड्रिंकिंग फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, सो राइट, गवर्नमेंट will provide a small house and basic amenities। ठीक है, like water and sanitation। ठीक है, चलो, now and whosoever be the occupant, he or she will complete the rest of the housework
rest of the housework by himself. ठीक है, खुद से उसको बाकी का जो भी हाउसवर्क है वो सारा खुद से करना होगा, बट आपको गवर्नमेंट एक प्लॉट और एक वाटर और सैनिटेशन इतना बेसिक आपको प्रोवाइड करेगी. सो दैट इज योर साइट एंड सर्विस स्कीम. फाइन. इससे गेट में पूछा हुआ था सीक्वेंस. तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो सबसे पहले लैंड आएगा, लैंड से आपको मिलेगा सर्विस. गवर्नमेंट ने आपको लैंड दिया, उसमें फिर सर्विस मिला वाटर एंड सैनिटेशन का. उसके बाद हाउस, ठीक है, और फिर ऑक्यूपेंट. फाइन. सो दिस वाज आस्क्ड इन द एमसीक्यू. ठीक है, क्लियर. नाउ इसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द 5-year प्लान. ठीक है, देखो, दिस वाज स्टार्टेड इन 1951 5-year प्लान, और वो तब से अभी तक चलता ही आ रहा है. हर 5 साल के लिए 5-year प्लान बनता है, फिर नेक्स्ट 5 year के लिए, फिर नेक्स्ट 5 year के लिए. ठीक है, सो 5-year प्लान. ठीक है. Okay, so this was directly asked in GATE 2013. Okay, देखो, इसको बेसिकली मॉनिटर कौन करता है? प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग. ठीक है, बट अभी रिसेंटली जो अभी 2017 टू 2022 चलना चाहिए था, उसमें प्लानिंग कमीशन इज डिसॉल्व्ड, तो अभी सिर्फ नीति आयोग है. इस वजह से प्रेजेंट का कोई इकोनॉमिक 5-year प्लान नहीं बना है, बट डिफेंस के लिए 5-year प्लान बना है. ठीक है, तो अगर हम लोग इकोनॉमिकली वाइज पूछा जाए तो टोटल 12 5-year प्लान्स है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट 5-year प्लान. So it was launched in 1951 to 1956. कब लॉन्च हुआ था? यू शुड नो दिस. 1951. चलो, फिर सेकंड कब आया? इसमें 5 साल ऐड कर लो, 1956 टू 1961. ठीक है. थर्ड, इट वाज इन 1961 to 1966. Then the fourth one, put a star mark here, क्योंकि it was launched in 1969 to 1974. ठीक है, बीच में गैप था. Then you have, okay, फोर्थ के बाद फिर गैप. ओके, फोर्थ के बाद फिफ्थ आ जाओ. सो इट वाज 1974 टू 1979. फिर क्या हुआ था कि 79 के बाद फिर से गैप आया था, एंड दैट वाज रोलिंग प्लान. ठीक है, सो दैट वो प्लान में जो वो गैप में जो प्लान इशू हुआ था, दैट वाज योर रोलिंग प्लान, एंड इट वाज फॉर द ईयर 1978 टिल 1980. ठीक है, फाइन. चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ. फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ 5-year प्लान. सो 1980 से 1985. ठीक है. नाउ सेवेंथ में इट वाज 1985 to 1990. Then eighth, it was 1992. फिर बीच में 2 साल का गैप, और उस 2 साल के गैप में क्या आया था? एनुअल प्लान. ठीक है, एनुअल प्लान आया था कब? 1990 से 1992 तक. ठीक है, रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान, और यहाँ पर हॉलीडे प्लान था शायद.
चेक कर लेना एक बार, ठीक है। फिर 8 हो गया तुम्हारा 1992 से 1997। फिर 9th में देखो 1977 से 2002, and then 10th it was 2002 to 2007, 11th और 12th. You can simply add 5 years and you are done. ठीक है, तो इसके हिसाब से 13th आना चाहिए था 17 से 22, बट आई टोल्ड यू प्लानिंग कमीशन जब डिसॉल्व हुआ तो सिर्फ नीति आयोग ही है अभी विच इज मॉनिटरिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अभी एट प्रेजेंट यू हैव डिफेंस 5-year प्लान बट नॉट नॉर्मल इकोनॉमिक 5-year प्लान, ठीक है। तो वी आर नॉट राइटिंग इट, वी आर कंसिडरिंग टिल 12th वन, ठीक है। अब ये तो ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि कब कौन सा नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो जब 1951 था तो इस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फाइन। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये सारा चीज पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग किस 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फर्स्ट 5-year प्लान में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट कम टू 1970, दिस वन, 4th वन। तो 1970 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? हडको, ठीक है। अब आज ये सारा चीज ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि हडको क्या है, JNNURM क्या है, ये सारा चीज, ठीक है। एक ही बार में सब पढ़ा दूंगी ना तो सब ऐसे कुछ क्लियर सा नहीं रहेगा, बाद में तुम लोग यू विल फाइंड इट प्रॉब्लम, यू विल फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट कि हाँ ये भी है वो भी है वो भी है। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर 5th में क्या आया था? अर्बन लैंड सीलिंग एंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। तो 5th 5-year प्लान में आया था ये एंड इट वाज इन 1976, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे है 1985 में हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आया था, ठीक है, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। देन in 2005 here JNNURM was introduced, ठीक है। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि किस 5-year प्लान में, लाइक फर्स्ट में ये था, 4th में हडको आया, 5th में अर्बन लैंड सीलिंग एंड एक्विजिशन एक्ट आया, देन 7th में नेशनल हाउसिंग पॉलिसी एंड दिस 10th में JNNURM, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है एंड ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग का एग्जाम्पल है इंडिया में, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल ही गेट में पूछ लेता है, लाइक चलो आई एम राइटिंग लो कॉस्ट हाउसिंग इन इंडिया। कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इट, सो लेट्स सी। सबसे पहला और सबसे फेमस कौन सा है बताओ? इट्स अरान्या हाउस, ठीक है। इट इज डिजाइन्ड बाय BV दोशी इन इंदौर। तो राइट, इट वाज आस्क्ड इन गेट, डायरेक्ट क्वेश्चन, अरान्या हाउस, अरान्या हाउसिंग in Indore and it was
designed by architect B.V. Doshi. Fine. Now, next one, incremental housing. Incremental housing. ठीक है? It is there in Navi Mumbai and it was designed by Charles Correa. तो इसका बेसिकली था कि एक कॉरिडोर है, सॉरी कोर्टयार्ड है 8 by 8 मीटर का और इसके आसपास ऐसे 7 हाउसेस है. ठीक है, ओके 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हाउसेस है और ये किसी का भी एक कॉमन वॉल से ये लोग कनेक्टेड नहीं है, बट एक कॉमन कोर्टयार्ड से कनेक्टेड है विच इज 8 by 8 मीटर. तो सबको प्रॉपर इंट्रैक्शन भी है और इट इज़ इजी टू बिल्ड और कोई ऐसा प्राइवेसी का प्रॉब्लम भी नहीं है. फाइन. नाउ आफ्टर दिस, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर आतिरा स्टाफ हाउसिंग. आतिरा स्टाफ हाउसिंग कहाँ पे? अहमदाबाद. तो इट वॉज डिजाइंड बाय बीवी दोशी. ठीक है, आर्किटेक्ट बीवी दोशी. एक और एग्जाम्पल ले लो, LIC बिल्डिंग, LIC हाउसिंग, अगेन बीवी दोशी. Then come to the next one, that is Sidco housing. ये सारा एग्जाम्पल है लो कॉस्ट हाउसिंग का. Sidco housing. So it was designed by Raj Rewal. ठीक है. After this you have, I'm writing it here, 6th one, that is your Tara housing. ठीक है, तारा हाउसिंग कहाँ पर है? दिल्ली में है and it was designed by Charles Correa. ठीक है, Charles Correa. फाइन. तो इतना मिनिमम लो कॉस्ट हाउसिंग का एग्जाम्पल याद रखना है, सो दैट कि अगर क्वेश्चन आए दैट कौन डिज़ाइन किया था तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट. फाइन. तो चलो ये हो गया. एंड या वन लास्ट टॉपिक is your housing shortage, and then this terminology topic will be completed. फिर नेक्स्ट में क्या होगा? जो भी हाउसिंग पॉलिसीज है वो सारा होगा और ये सारा करके रखना. फिर उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स है आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल हियर. ठीक है, तो चलो कम टू द नेक्स्ट वन, हाउसिंग शॉर्टेज. It was asked in GATE 2017. ठीक है, तो it is computed देखो जनरली एक इसके पीछे एक ओवरव्यू है कि जो भी मैरिड कपल होते हैं उनके लिए वन हैबिटेबल रूम शुड बी देयर. बट अगर एक dwelling unit में if there is a married couple but they have to share their room with any person whose age is 12 or more than that, then it means that they are lacking of the habitable rooms. It means there is a housing shortage. तो बस वही चीज़ यहाँ पर है that it is computed as per the data on households with one or more married couple sharing room with
sharing room with person aged 12 years or more. ठीक है, तो it means that they don't have adequate amount of habitable room, so it means it is showing housing shortage here. ठीक है, अब इसी पे सेम 2020 में या उसमें क्वेश्चन आया था, वो करवाऊंगी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, उसके लिए वेट करो. और फिर हाँ, चलो आ जाओ फैक्टर्स. क्या क्या फैक्टर्स है जो हाउसिंग शॉर्टेज को प्रमोट करता है? दैट इज योर होमलेसनेस. घर ही नहीं है तो हाउसिंग शॉर्टेज. देन योर कॉन्जेशन फैक्टर. ठीक है, तो अब देखो, कॉन्जेशन फैक्टर मतलब एक छोटा सा घर है, रहना चाहिए था 4 लोगों को, रह रहे हैं 6, 7, 8 लोग. सो एक कॉन्जेशन क्रिएट हो गया, मीन्स एक छोटे से एरिया में बहुत लोग रह रहे हैं, सो दे आर क्रिएटिंग अ कॉन्जेशन देयर. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ. एक और फैक्टर होता है कि जो भी 80 ईयर प्लस बिल्डिंग है, ठीक है, सो दे आर स्ट्रक्चरली अनस्टेबल. स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, और इट इज इट इज नॉट फिट कि अब, क्योंकि एक बिल्डिंग का इतना ही लाइफ स्पैन होता है, अराउंड 70 ईयर, बट अगर कोई 80 ईयर अबव बिल्डिंग है तो स्ट्रक्चरली तो वो अनस्टेबल है. ठीक है, हाँ. और क्या है फैक्टर? एक हो गया तुम्हारा जो भी टेम्पररी हाउसेस होता है, सो दैट इज ऑल्सो प्रमोटिंग, क्योंकि आज तो है, क्या पता कल होगा नहीं होगा. सो दीज फैक्टर्स आर क्रिएटिंग द दे आर प्रमोटिंग हाउसिंग शॉर्टेज. ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. तो जितने भी टर्म्स था, टर्मिनोलॉजीज था, आई हैव एक्सप्लेन्ड, ट्राइड टू एक्सप्लेन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में भी सैटरडे या संडे तक आ जाएगा, और उसमें जितने भी हाउसिंग पॉलिसीज है आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. और बस ये दोनों करके रखना. फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स है गेट में हर साल जो भी पूछा है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट स्टेप वाइज, और बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी ताकि यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है, चलो, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग. बाय.